साथियों, वंदे मातरम। आज मातृ दिवस है। वैसे हम भारतीयों के लिए तो प्रतिदिन मातृ दिवस होता है, फिर भी आज के दिन हम सभी मातृशक्तियों को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करते हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रयाग ने यह शुभ अवसर दिया है कि हम आपके साथ अपनी बात को साझा कर सकें, और मैं इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं क्योंकि मैं भी विद्यार्थी परिषद से ही जुड़ा हूं और प्रयाग से जुड़ा हूं। विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय मेरा अध्ययन का क्षेत्र रहा है, इसलिए ज़्यादातर समय भी प्रयागराज में गुजरा है। साथियों, मानव सभ्यता के इतिहास में समय समय पर अनेक भयावह और विकराल चुनौतियां समाज के सामने आती रही हैं और हमने धैर्य और साहस के साथ इसका बाखूबी सामना भी किया है, और ऐसी विकराल समस्याओं को हम भारतीयों ने मात भी दी है। ठीक उसी तरह से पुनः एक चुनौती है हम सभी भारतीयों के सामने, कोविड-19 या कोरोना के रूप में है, जिसके निराकरण के लिए आज पूरे वैश्विक स्तर पर लोग अपने अपने हिसाब से इसको मात देने में लगे हुए हैं। चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो पुलिस के जवान हों, चाहे वो हमारे सफाई कर्मी हों या हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हों, चाहे वो अखिल विद्यार्थी परिषद के हमारे छात्रगण हों, चाहे नेहरू केंद्र के वॉलंटियर्स हों, चाहे एनएसएस के वॉलंटियर्स हों, चाहे भारत स्काउट गाइड और एनसीसी के वॉलंटियर्स हों, वो सारे के सारे लोग अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। और जब भी इस तरह से वैश्विक स्तर पर कोई विपदा आती है तो हम सभी लोगों का उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम सब भी अपने अपने हिसाब से इस समस्या का समाधान करने के लिए अपनी भी आहूत इसमें डालें। और जब कोई भी समस्या आती है समाज में या राष्ट्र के ऊपर, तो हम सब की जिम्मेदारियां बन जाती हैं कि उसका कैसे निराकरण करें, उस चुनौतियों से कैसे सामना करें और कैसे उसका समाधान प्राप्त करें। लेकिन ऐसे समय में जहां सबकी चुनौती होती है, वहां युवाओं की चुनौती सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सृजन और निर्माण में युवाओं का योगदान सर्वाधिक होता है। सभी अपने अपने स्तर पर समाधान ढूंढने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोविड-19 का कोई कारगर या स्थायी समाधान नहीं है। और जब तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती, अस्थायी समाधान नहीं सामने आ जाता है, तब तक हम सारे लोगों को अपने अपने स्तर पर इसका सामना करना पड़ेगा। और इतिहास साक्षी है कि हम भारतीय तो हमेशा से ही ऐसी समस्याओं का सामना करते रहे हैं, चाहे वो महामारियां आई हों या चाहे विदेशी आक्रांता आए हों, शक आए हों, हूर आए हों, मुग़ल आए हों, अंग्रेज आए हों। हम सब ने मिलकर उन सारी समस्याओं का निराकरण किया है, और हमें आशा है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि कोविड जैसी महामारी से भी हम भारतीय बाखूबी निपट लेंगे। और यही कारण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते हुए जो कारगर उपाय देश के सामने उन्होंने रखा है, और हम सभी भारतीयों ने उसका अक्षरशः जो पालन किया, उसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान में जितने कुल मरीज होंगे, दूसरे मुल्कों में उससे ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं।
और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री पर हम नौजवानों का पूरा विश्वास भी है, भरोसा भी है कि वो जो भी निर्णय ले रहे हैं वो राष्ट्रहित में है, देश हित में है। इसीलिए आज सारा राष्ट्र उनके पीछे खड़ा हुआ है। साथियों, जब युवाओं की जिम्मेदारी की बात आती है, जैसे कि आज विषय के रूप में मुझे जिस चुनौती में युवा की क्या भूमिका हो सकती है, इसको भी हम दो रूपों में बांट सकते हैं। एक वह युवा जो अभ्यास के रूप में है और एक दूसरे युवा जो अभियान के रूप में है। मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य अभ्यास से ऐसे युवाओं का है कि जो अभी निरंतर अभ्यास में लगे हुए हैं, अपने साध्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं। वो चाहे कॉलेज के छात्र हों, चाहे वो विश्वविद्यालय के छात्र हों, चाहे वो कोचिंग संस्थानों में अपनी तैयारी में जुटे हुए छात्र हों, या अपने हॉस्टल या डेलीगेसी में रह रहे, वो सारे युवा साथी हैं जो अपने साध्य की प्राप्ति के लिए अपने साधनों को अपना रहे हैं। एक तबका तो उनका होता है कि जो अभ्यास के क्रम में है, और एक दूसरा युवा वर्ग हम उनको रख सकते हैं जो अभियान के क्रम में हैं। यानी वो किसी न किसी रूप में देश की सेवा, समाज की सेवा या राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। यानी वो किसी सेवा कार्य में, किसी सर्विस में, किसी नौकरी या किसी पेशे में लगे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो अभ्यास के क्रम में हैं उनका क्या उत्तरदायित्व बनता है इस कोविड-19 के निराकरण में। तो साथियों, जिस लक्ष्य को की प्राप्ति के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं, हम जिस सेवा को प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, उस सेवा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम किस सेवा की तैयारी में लगे हुए हैं, हम किस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। क्या मानव का एकमात्र लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा धनोपार्जन करना, ज़्यादा से ज़्यादा जीविकोपार्जन करना, ज़्यादा से ज़्यादा धन संग्रह कर लेना, चाहे वो नैतिक रूप से हो या अनैतिक रूप से हो। आज हमारे युवाओं के सामने सबसे बड़ी विडंबना यही है, या यूँ कह लें कि हमारी शिक्षा नीति ही ऐसी बना दी गई है या हमारे ऊपर थोप दी गई है कि हमको उसी के अधीन होकर काम करना पड़ रहा है। कि आज हम उस सेवा क्षेत्र में जाना चाहते हैं कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति हमको हो सकती है। वो धन प्राप्ति नैतिक रूप से हो या अनैतिक रूप से हो, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। लेकिन मैं जो आपसे कहने आया हूँ, आज ये कोविड-19 महामारी हमको एक बार ये सोचने के लिए विवश कर दिया है कि क्या मानव का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा धनार्जन कर लेना, चाहे वो नैतिक रूप से हो या अनैतिक रूप से हो। तो जब आप अपने आप से सवाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके सामने जो उत्तर आएगा वो ना में आएगा। ये मानव का लक्ष्य नहीं है। पहले भी होता था, पहले भी लोग काम करते थे, पहले भी लोग सेवा काम करते थे, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए या व्यक्तिगत नहीं होता था। वो अपने लिए भी होता था, वो परिवार के लिए भी होता था, वो समाज के लिए होता था और वो राष्ट्र के लिए भी होता है। आज ये कोविड-19 एक बार फिर से हमको इस सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम अपने इस अभ्यास के क्रम में या अपने अभियान के क्रम में उस लक्ष्य से कहीं हम भटक गए हैं। निश्चित तौर पर हमको अपने साध्य को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन जिस साध्य की प्राप्ति के में हम लगे हैं, कि उद्देश्य में हम लगे हुए हैं, अहिर्निश हम मेहनत कर रहे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो जितना पवित्र हमारा साध्य होगा उतना ही पवित्र हमारा साधन भी होगा। अगर हमारा साध्य पवित्र है तो हमारा साधन भी पवित्र होना चाहिए। बिना पवित्र साधन के पवित्र साध्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। और दूसरा, उनसे मेरी अपील है जो अभियान के क्रम में है, यानी कि जो सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो नौकरी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज स्थिति क्या हो गई है कि उस पैसे की लालच में जो लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने गांवों को छोड़कर, अपनी मिट्टी को छोड़कर, वो सिर्फ पैसे की तलाश में शहरों में चले गए थे,
या दूसरे मुल्कों में चले गए थे, आज कैसी तड़पड़ाहट है, कैसे वो अपने वतन को वापस आना चाहते हैं, कैसे अपनी मिट्टी में पहुंच जाना चाहते हैं, कैसे वो घरों में अपने पहुंच जाना चाहते हैं, क्योंकि आज उनको एहसास हो रहा है कि शायद पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ के नज़दीक है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आज वो येन केन प्रकारेण, जबकि सरकार सारी व्यवस्था कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप धैर्य रखिए, आप सारे लोगों को अपने घर पहुंचाने की व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन हम सबको रंच मात्र भी इंतजार बर्दाश्त नहीं है। हम जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहते हैं। हम साधन से पहुंचे या बिना साधन से पहुंचे, या हम पैदल पहुंच जाएं, हम चाहते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी हम अपने घरों को पहुंच जाएं। अगर घर ही पहुंचना था तो हम शायद घर को छोड़कर गए ना होते। आज हमको एहसास हो रहा है, और वही बात माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, और आत्मनिर्भरता को बड़े लार्जर एस्पेक्ट में देखना होगा, बड़े बृहद रूप में देखना होगा। इसका मायने बहुत सामान्य मायने नहीं है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं तो उसके व्यापक अर्थ उसमें निहित होते हैं। इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वो आत्मनिर्भरता क्या है, कि जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकें, परिवार आत्मनिर्भर बन सके, समाज आत्मनिर्भर बन सके, और हमारा राष्ट्र भी आत्मनिर्भर बन सके। तो इसके लिए जो अभ्यास के क्रम में हैं, उनको भी इस तरह का अभ्यास करना होगा कि आने वाले समय में वो भी आत्मनिर्भर बन सकें। आत्मनिर्भरता का अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा सेवा क्षेत्र चुनना पड़ेगा कि हमको दूसरे की राह न देखनी पड़े, दूसरे का मुंह देखना ना पड़े। हम याचक की भूमिका में ना हों, हम दाता की भूमिका में हों। और यही हमारा इतिहास रहा है कि हम याचक की भूमिका में नहीं थे, हम दाता की भूमिका में थे। हम अपने लिए भी करते थे, हम परिवार के लिए भी करते थे, हम समाज के लिए भी करते थे, और बचता था तो उसको हम दान भी करते थे। हम घरों में रहते थे, कृषि काम करते थे, या जो भी हमारे कार्य होते थे, पुश्तैनी काम होते थे, हम उनको करते थे। और उनको करने के साथ साथ लोकहित के भी काम करते थे, जैसे कुएं बनवाना, तालाब बनवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना। अब ये काम पीछे छूट गया है। अब तो एक ही उद्देश्य रह गया है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन हम इकट्ठा करें। साथियों, जब भी इस तरह की कोई समस्या आती है तो समस्या हमको एक सीख भी दे के जाती है। आज अगर कोविड-19 एक समस्या बन के हमारे सामने आई है तो निश्चित तौर पर इसका समाधान भी हमको प्राप्त होगा, लेकिन जो हमको इससे सीख मिल रही है, उस सीख को प्राप्त करते हुए हमको आगे बढ़ना होगा और हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। सरकारें प्रयास कर रही हैं, सिर्फ अकेले सरकारों के प्रयास से कुछ नहीं होगा। सरकार के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है। पहले दिन से ही सरकार को जितना प्रयास करना चाहिए वो सरकार उतनी प्रयास कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, या हम आज प्रयाग क्षेत्र से बात कर रहे हैं तो चाहे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात हो। इसी प्रयाग क्षेत्र से अगर छात्रों को उनको घरों को पहुंचाना था तो कैसे एक सहज तरीके से, एक प्लानिंग से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उन छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाया। कोटा से उन छात्रों को ले आने की बात थी, बाकी देश के लोग सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कैसे उनको वहां से लेकर उनके घरों तक ले गए और उनके आगे की भी चिंता कर रहे हैं। क्या प्रदेश में कुछ ऐसी कोचिंग संस्थाएं खुल सकती हैं कि हमारे छात्रों को, हमारे नौजवानों को दूसरे प्रदेश में जाना ना पड़े? ऐसी व्यवस्था क्या हम कर सकते हैं? आज सरकार उस दिशा में चिंतन कर रही है। सरकार ये भी चिंतन कर रही है कि कैसे हम इन स्वरोजगार के अवसर को कैसे उसी जनपद में, उसी गांव में कैसे हम उपलब्ध करा सकें। और सिर्फ अकेले, मेरा जो कहने का उद्देश्य है, सिर्फ अकेले सरकार के सोचने से नहीं होगा। सरकार अपने हिस्से का काम कर सकती है और ये अभियान तभी सफल होगा जब उसमें समाज जुड़ेगा और जब उसमें समाज भी अपनी आहुति डालेगा। इसलिए समाज का उत्तरदायित्व अब शुरू हो जाता है और ऐसे समय में हम युवाओं का उत्तरदायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है कि कैसे हमको समाज को एक सही दिशा देखना है। अभी आप देखिए,
कभी कभी बहुत अफसोस भी होता है और इसलिए आपके साथ कहना पड़ता है, अपनी बात को साझा करनी पड़ती है। जैसे सरकार ने निर्णय लिया कि शराब के ठेके खोले जाएंगे। 2 महीने ठेके नहीं खुले थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन ठेके खुलते ही कैसे लोगों की भीड़ टूट पड़ी। लग रहा है कि जैसे अगर पिएंगे नहीं तो जिएंगे नहीं। हम किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, हमारी युवा पीढ़ी किस तरफ जाना चाहती है, उसमें जो लाइन में लगे हुए लोग हैं वो शायद युवा पीढ़ी ही उसमें ज़्यादा है। इसलिए हमको आपको इस तरफ सजग होने की भी ज़रूरत है। और हमने प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ किया। पंचभूतों से ही सृष्टि की संरचना हुई है। हमने उसके संतुलन को असंतुलित किया है और उसी का परिणाम है कि समाज में जो विकृतियां आई हैं, जो अंधा अनुकरण हमने किया है, जो पाश्चात्य शैली को हमने अपनाया है, जो शहरीकरण की तरफ हम उन्मुख हुए हैं और प्रकृति में जो असंतुलन पैदा हुआ है, उसी का एक परिणाम है। लेकिन इस कोविड-19 के आने के बाद जो अभियान सरकारें कर रही थी कि चाहे वो गंगा को स्वच्छ करने की बात हो, चाहे वो पोल्यूशन को कम करने की बात हो, वो आप देखिए तो स्वतः आज गंगा भी निर्मल हो गई हैं। स्वतः ही आज वो पर्यावरण भी हमारा शुद्ध हो गया है। कारण क्या है? कारण यह है कि उसके उत्तरदायी कहीं न कहीं समाज ही है, हम ही आप हैं। इसका मतलब गंगा आज निर्मल है। अब हमारा उत्तरदायित्व ये बनता है कि गंगा की निर्मलता इसी रूप में कोविड-19 के खात्मे के बाद भी गंगा इसी रूप में निर्मल और शुद्ध रहे। और प्रयागराज तो वैसे भी गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, तो हम सबका भी उत्तरदायित्व बनता है। पर्यावरण में, वातावरण में प्रदूषण का लेवल बढ़ने ना पाए, ये हम सब का उत्तरदायित्व होना चाहिए। वृक्षारोपण के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। पहले समाज में होता था, हम सारे लोग वृक्ष लगाते थे। घर के जो पहले के अपने अभिभावक हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो वृक्ष लगाते थे। 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में वो फल देते थे। इमली लगाते थे, आम लगाते थे, महुआ लगाते थे। आज हम लोग वृक्ष लगाते हैं तो सोचते हैं कि फल के साथ ही वो वृक्ष को रोपित करें। छोटे छोटे पौधों में फल के साथ उनको ले आते हैं और रोपित करते हैं। हम अपने ही कार्यकाल में उसका उपयोग कर लेना चाहते हैं। ये प्रवृत्ति हमको छोड़नी पड़ेगी। हमको जो काम करना पड़ेगा वो अपने लिए तो सुखदायी हो, लेकिन उस समाज और राष्ट्र के लिए भी सुखदायी हो। यही हमारी संस्कृति रही है। हमारी जो भी संस्कृति थी वो सामाजिक आधार पर और व्यवहारिक आधार पर पूरी तरह से वैज्ञानिकता लिए हुई थी। हम घरों में प्रवेश करते थे, जूते और चप्पल को बाहर, आप परिषद के कार्यालय में जाते होंगे, आज भी कार्यालय में सिस्टम है कि आप अपने चप्पल और जूते को बाहर निकालकर अंदर प्रवेश करते हैं। पहले हर घरों में होता था कि जूते और चप्पल को बाहर निकालकर हाथ पैर धोकर हम अंदर जाते थे। किचन में तो तब तक खाना बनाने वाला तब तक बाहर नहीं आता था जब तक सारे लोग भोजन कर नहीं लेते थे। और लेकिन हम सब ने इस फैशन के दौर में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए और आज पूरा विश्व भारत की तरफ फिर से उन्मुख है। आज वो हमारी संस्कृति को, नमस्ते को, प्रणाम को वो अपनाना चाह रहे हैं। हमारा कल्चर हाथ मिलाने का नहीं था। आज कोविड-19 ने हमको फिर से सोचने पर मजबूर किया है कि हम भारतीय संस्कृति को अपने कैसे हम उसको अपनाएं। और एक हमको ये सीख दे के गया है, तो हमको फिर से अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। और ये हमारी ऐसी, चूंकि आज हम विद्यार्थी परिषद के लोगों से बात कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, तो हमारी शिक्षा नीति भी ऐसी थी। आज उस शिक्षा नीति में भी बदलाव करने की बात चल रही है, उसमें सबके सुझाव भी मांगे गए हैं। हम सब का भी उत्तरदायित्व है कि हम सही उसमें सुझाव दें। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि त्याग और सेवा ये हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं। आज न वो त्याग है न सेवा है, तो निश्चित तौर पर उस त्याग और सेवा को
हमें फिर से अपनाना पड़ेगा। आज हम सेवा की भूमिका में सीमित लोग हैं। अगर इस कोविड-19 में भी देखिए, याचक की भूमिका में सारे लोग हैं। पहले हम याचक नहीं थे, पहले हम दाता की भूमिका में होते थे और कोई भूखा नहीं सोता था। इस समाज संगठित रूप से काम करता था। आज फिर से संगठित रूप से काम करना होगा। और अंत में जो मुझे आपसे बात करनी है, जो कि विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, आप सब कैंपस में काम करते हैं, आपका उत्तरदायित्व तो ज़्यादा बढ़ने वाला है। इस लॉकडाउन के बाद जब हमारे कॉलेज, हमारे विश्वविद्यालय, हमारी कोचिंग संस्थाएं जब फिर से खुलेंगी, ऐसे समय में हम लोगों का उत्तरदायित्व तो बढ़ जाए कि सरकार ने हमको सिखाया है कि हमको अब कैसे सर्वाइव करना है, कैसे हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कैसे अब हमको लाइन में लगना है। हम इंतजार नहीं कर पाते थे, हम लाइन में लड़ते थे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने के प्रयास में होते थे, लाइन तोड़कर आगे बढ़ जाने के प्रयास में होते थे। आज हमको एक सीख मिली है, एक कोविड-19 हमको एक सीख दे के जा रहा है कि कैसे पहले चलते थे। पहले हम गमछा लेके चलते थे। अपने बुजुर्गों को आप देखिए, घर में जो अभिभावक हों उनको आप देखिए, गमछा तौलिया लेकर चलते थे। वो कई तरह के काम में आते थे। गर्मियों में धूप ज़्यादा हो जाती थी, सर में बांध कर धूप से बच लेते थे। सर्दियों में सर्द ज़्यादा होने लगती थी, कान और मुंह को बांध लेते थे। प्रदूषण अगर आधी हवा चलने लगती थी, नाक और मुंह को बांध लेते थे। कहीं धूप ज़्यादा हो जाती थी, विश्राम की ज़रूरत होती थी, बिछा के लेट जाते थे। और घर पहुंचने के पहले सब्जी की ज़रूरत होती थी तो उसी गमछे में 5 किलो आलू टमाटर लेके घर भी आ जाते थे। लेकिन आज हमने उसको सब छोड़ दिया और आज फिर से अपनाने की आवश्यकता पड़ गई। आज हमको लगता है कि मास्क लेकर चलिए या अंगोछा लेकर चलिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तौलिया लेकर चलिए, बहनें चाहे मास्क लगा कर चलें, चाहे दुपट्टा लेकर चलें। हम सबको अब अपने इस उत्तरदायित्व को निभाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना पड़ेगा, पुनः अपनी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। और जैसे ही मैं आपसे जो निवेदन कर रहा था कि जैसे ही कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थाएं खुलेंगी, विद्यार्थी परिषद के छात्रों से मेरा आग्रह है कि हम सब इस काम को करते रहे हैं और करते आए हैं। चाहे वो प्रवेश का समय हो, चाहे एग्ज़ाम का समय हो, हम सब सेवा काम में कैंपस में आगे रहे हैं। तो इस समय हम सबकी भूमिका फिर से बढ़ने वाली है कि जैसे संस्थाएं खुलेंगी, एक बार फिर से वहाँ भीड़ इकट्ठी होनी शुरू होगी। हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एक जागरूकता, जन जागरण लाने का काम करें और उस जन जागरण के माध्यम से हम लोगों को सीख दें कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। और लेकिन इसके पहले, सबसे पहले जो जानकारी हमको है, आपको है, पहले हम उसको स्वयं अपनाने। हम अगर जाएं तो पहले खुद मास्क लगा कर जाएं। हम जाएं तो अपने नाक और मुंह से गमछे से लपेट कर जाएं। सैनिटाइज़र लेकर जाएं। सैनिटाइज़र का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो साबुन और पानी पर्याप्त है, उससे हम अपने हाथों को धोएं। और दूसरे से आग्रह करें कि वो भी अपने हाथ पैर को धोकर ही भोजन करें। सामाजिक दूरी बना कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। सरकार जो दिशा निर्देश दे रही हो वो हमारे और आपके हित के लिए है, इसलिए सरकार के सभी दिशा निर्देशों का हम सब पालन करें। और आप सब ने मुझे आपके साथ बात करने का अवसर दिया, इसके लिए एक बार पुनश्च अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रयाग इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने मुझे अवसर प्रदान किया, मुझे अपने पुराने दिनों की याद दिलाई। विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं, जो हमारे एनएसएस के साथी हैं, जो हमारे एनसीसी के साथी हैं, एक कॉलेज कैंपस में वहाँ छात्रों के साथ सहयोग करें, उनको इस डिसिप्लिन का अनुपालन कराएं। और जो हमारे नेहरू केंद्र संगठन के साथी हैं, जो नवयुवक मंगल दल के साथी हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाओं और एनजीओ के साथी हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जहाँ भी हो सकते हैं अपने उस कर्तव्य का निर्वहन करें। ये हमारी और आपकी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ मुखातिब है और हिंदुस्तान युवाओं से मुखातिब है और हम आपसे मुखातिब हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कोविड महामारी से
हम निश्चित तौर पर जीतेंगे और अंततः जीत हमारी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिनिश कोने में फिनिश लिखा है।